गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज से हमारे चैनल पर एक नए क्लास की शुरुआत हो रही है, मैप की क्लास की। 2 प्लेलिस्ट ऑलरेडी बना हुआ है, बिहार स्पेशल और ज्योग्राफी की। अगर आप लोग उससे नहीं देखे हैं तो प्लीज़ ये रिक्वेस्ट है मेरा कि आप लोग ज़रूर जा कर के देखें। वहाँ ये बिहार स्पेशल और ज्योग्राफी की अलग अलग क्लास चल रही है, रिकॉर्डिंग क्लास ही होता है। आज से हम मैप की क्लास करेंगे, जिसमें हमारा पहला क्लास होगा इंट्रोडक्शन टू इंडियन मैप। क्योंकि फ्रेंड्स बहुत से लोग मैप की क्लास नहीं करते, और यदि हम मैप की क्लास नहीं करते हैं तो हमें बहुत दिक्कतें होती है। ज्योग्राफी में भी, हिस्ट्री में भी, इकोनॉमिक्स में भी, हर सब्जेक्ट्स में मैप्स की ज़रूरत होती है। ये बहुत सारे लोग नहीं समझ पाते। अगर हम एक बार मैप की अच्छे से पढ़ाई कर लें, मैप को जान लें, तो वो हमारे लिए ज्योग्राफिकली तो अच्छा होगा ही, हिस्ट्री में भी अच्छा होगा। क्योंकि अगर हम कहते हैं कि भाई प्लासी का युद्ध हुआ, तो प्लासी के युद्ध के लिए हमें उसका जगह भी मालूम होना चाहिए कि ये कहाँ है ना। और चाहे इकोनॉमिक्स की बात करते हैं, किसी खनिज की बात करते हैं कि भाई ये खनिज कहाँ पाए जाते हैं, तो इसके लिए यदि हमें एरिया पता है कि ये चीज़ किधर है, तो हम बड़ी आसानी से इसे रिमेंबर कर सकते हैं। और ज्योग्राफी में तो ज्योग्राफिकल की तो कल्पना भी नहीं की जा सकती है मैप के बिना। इसलिए अगर वन टाइम हम मैप की क्लास कर लें तो वो हमारे लिए बेहतर होगा हर सब्जेक्ट्स के लिए। तो मैप के इस क्लास में आज मेरा पहला क्लास होगा, जिसका टॉपिक होगा इंट्रोडक्शन टू इंडियन मैप। ठीक है, तो इसमें हम सबसे पहले देखेंगे जैसे मैप और एटलस है ना, 2 अलग अलग चीज़ें होती है। ये भी मैं आपको आगे जा कर के बताऊंगी कि मैप किसे कहते हैं और एटलस किसे कहते हैं, है ना। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे यहाँ। पेंसिल ले लेती हूँ। इसके लिए सबसे पहले पृथ्वी पर भारत की अवस्थिति के बारे में जानेंगे कि कहाँ। ये आप मेरे फिगर पे मत जाइएगा, मैं रफली बना रही हूँ, आप बस समझने की कोशिश करिएगा कि ये विश्व के मानचित्र पर में भारत की अवस्थिति क्या है ना। तो इसके लिए सबसे पहले हम जानेंगे डायरेक्शन जानना हमारा बहुत ज़रूरी है कि डायरेक्शन का नॉलेज होना मैप को जानने के लिए बहुत ही ज़रूरी है। इसे कहते हैं ईस्ट, ये हो गया आपका वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। कहीं भी फ्रेंड्स आप इस तरह से आप जंप कर सकते हैं कि ये ईस्ट होगा, उसके अपोजिट वेस्ट, ऊपर नॉर्थ, और ये नीचे साउथ होगा। और इसका जो सब पर है, इसके लिए हम अपनी सुविधा के लिए इसे करते हैं। ये नॉर्थ ईस्ट है। अब आप कहेंगे कि इसे नॉर्थ ईस्ट ही क्यों कहा जाता है, ईस्ट नॉर्थ भी तो कह सकते हैं ना। लेकिन नहीं, जनरली हम इसे नॉर्थ ईस्ट ही कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये चुंबक जो है, पृथ्वी का जो चुंबक है, वो भी नॉर्थ और साउथ की तरफ ही होता है। तो इसलिए नॉर्थ को हम ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं ईस्ट की तुलना में, तो इसे नॉर्थ ईस्ट कहते हैं। और इसे नॉर्थ वेस्ट कहते हैं। वहीं इसे साउथ ईस्ट, इसे क्या कहेंगे? इसे ईस्ट साउथ कहेंगे? नहीं, इसे साउथ वेस्ट, साउथ ईस्ट कहेंगे, और इसे साउथ वेस्ट कहेंगे। कि हमारे पृथ्वी में जो चुंबक है ना, वो आप उसका जो डायरेक्शन होता है वो नॉर्थ साउथ की तरफ ही होता है। यही कारण है कि हम इसे ज़्यादा वैल्यू देते हैं, और हम नॉर्थ ईस्ट कहते हैं, नॉर्थ वेस्ट कहते हैं, साउथ ईस्ट कहते हैं, और साउथ वेस्ट कहते हैं। तो फ्रेंड्स, हाँ, ये इसकी जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। इससे आप देखेंगे, मैं एक बार फिर से समझाऊंगी कि ये जो 4 लाइनें हैं, पहले ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, और इसका नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट। अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो आप वीडियो को पॉज करके फिर से बैक करके देखेंगे, आप ज़रूर समझ जाएंगे, क्योंकि इसे जानना बहुत ही ज़रूरी है। अब हम यहाँ देखेंगे, ये विश्व का मानचित्र है। यहाँ बीच से एक लाइन जाती है। मैंने पहले भी कहा है, आप फिगर पर नहीं जाएंगे, मैं रफली समझा रही हूँ। जो ये बीचों बीच है, एकदम आप मान के चलेंगे कि ये बीचों बीच है। ठीक है, इसे कहते हैं, इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं भूमध्य रेखा, है ना। इसे कहते हैं विषुवत रेखा। अब भूमध्य रेखा ये भू के मध्य में है, इसलिए इसे भूमध्य रेखा कहते हैं। हिंदी के टर्म में यदि इसे कहेंगे तो इसे कहा जाता है भूमध्य रेखा, भू मध्य रेखा, है ना।
भूमध्य रेखा इसे कहेंगे, इस रेखा को क्या कहेंगे, भूमध्य रेखा कहेंगे। लेकिन ज्योग्राफी के टर्म में इसे भूमध्य रेखा नहीं कहेंगे, इसे विषुवत रेखा कहेंगे। ये विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा, ये सब देखिए भूमध्य, देखिए इससे आप स्पष्ट कर सकते हैं, भू के मध्य वाली जो रेखा है उसे कहते हैं भूमध्य रेखा। विषुवत रेखा ज्योग्राफी के टर्म में है, वहीं इंग्लिश में से क्या कहते हैं, इक्वेटर। ऐसी रेखा जो इक्वेट कर रही है, दोनों को बराबर भागों में विभाजित कर रही है, इक्वेटर। तो इंग्लिश में भी इसका बहुत ही आसान नाम है इक्वेटर, इक्वेटर कहेंगे इंग्लिश में। भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा अब ये है। अब देखिए फ्रेंड्स, अब यहाँ भारत की अवस्थिति का, भारत की अवस्थिति नॉर्थ में है, भारत की अवस्थिति नॉर्थ में है। अगर मान लीजिए कि हम यहाँ बनाते हैं भारत की अवस्थिति, जो कुछ भी भारत का आप मानचित्र बना लीजिए, आप मेरे मानचित्र में नहीं जाइएगा। तो इसके जो इससे 23.5 डिग्री ऊपर एक रेखा है जो कि कर्क रेखा है फ्रेंड्स, कर्क रेखा है। और इसके 23.5 डिग्री नीचे है जो कि मकर रेखा है ना, कर्क रेखा, मकर रेखा। विषुवत रेखा के 23.5 डिग्री ऊपर कर्क रेखा है, विषुवत रेखा के 23.5 डिग्री नीचे मकर रेखा है। अब सूर्य की अवस्थिति क्या होती है, तो सूर्य की अवस्थिति इन दोनों के बीच में ही होती है, मतलब सूर्य ऊपर नहीं जाता है, सूर्य कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में ही घूमता रहता है। तो इससे क्या होगा कि अब देखिए, मान लीजिए यहाँ सूर्य है, ये यहाँ से सूर्य ऊपर जाता है, फिर यहाँ से वापस आता है। तो इसका क्या मतलब है, जैसे जैसे सूर्य ऊपर की तरफ जाएगी यहाँ पे गर्मी बढ़ता जाएगा और नीचे ठंडा होता जाएगा, फिर जब ये नीचे की तरफ आएगा तो नीचे गर्मी बढ़ती जाएगी, ऊपर ठंडा होता जाएगा। तो इसका क्या मतलब है कि ऊपर अंधेरा ही रहेगा, सूर्य की रोशनी नहीं पड़ेगा? नहीं फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है। अब बताइए आप, जब हम क्लास में यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये सामने, यहाँ सामने हमारी ये जो मान लीजिए हमारी कैमरा है, कैमरा जो है वो उसके सामने में ये पड़ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये थोड़े है कि हम इस साइड नहीं देख सकते हैं, हम इस साइड नहीं देख सकते हैं। तो रेखा, सूर्य की किरण तो पड़ती है, ऊपर भी पड़ती है, नीचे भी पड़ती है, लेकिन सीधी रेखा नहीं पड़ती है ना, लंबवत नहीं पड़ती है, ये तिरछी पड़ती है, इधर तिरछी पड़ती है, इधर भी तिरछी पड़ती रहती है। कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में सूर्य लंबवत पड़ता है। अब इससे क्या होगा, देखिए यहाँ से सूर्य जब ऊपर की तरफ जाती है ना, तो ये होते हुए यहाँ भारत की संदर्भ में यदि बात करें, क्योंकि हमें भी भारत का मानचित्र पढ़ेंगे इसलिए, तो जैसे 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 कर्क रेखा से यहाँ नीचे से मकर रेखा से ऊपर की तरफ सूर्य जा रही है, फिर यहाँ आने के बाद सूर्य यहाँ से वापस आएगा। अब क्या हो रहा है कि सूर्य की रोशनी यहाँ पे एक बार जाने टाइम में पड़ रहा है भारत में, हम भारत के संदर्भ में ही बात करेंगे फ्रेंड्स। अभी एक बार यहाँ से होते हुए जा रहा है कर्क रेखा की तरफ, और यहाँ से होते हुए फिर वापस आ रहा है। तो इस एरिया में 2 बार सूर्य का आना जाना होता है, तो यहाँ गर्मी ज़्यादा पड़ेगी, जाने टाइम में भी और आने टाइम में भी। तो जैसे जैसे ऊपर की तरफ बढ़ेगा तो यहाँ क्या होगा कि ठंडा बढ़ते जाएगा, है ना, ठंडा ऊपर बढ़ते जाएगा, और यहाँ बहुत गर्मी होता है। इसीलिए केरल में नीचे बहुत गर्मी पड़ती है ना। तो BCS के एग्ज़ाम में कई बार एक क्वेश्चन पूछा गया है कि ऐसा कौन सा जगह है जहाँ सूर्य एक ही बार लंबवत पड़ती है ना। तो फ्रेंड्स ऐसा कौन सा होगा, तो वो सारे शहर जो कर्क रेखा पर पड़ते हैं या उसके बगल में थोड़ा सा ऊपर, वहाँ लंबवत सूर्य एक बार ही पड़ेगा। क्योंकि एक बार क्वेश्चन पूछा गया था जिसमें ऑप्शन में रांची था, और रांची कर्क रेखा के जस्ट ऊपर में है, तो रांची उसका आंसर होता कि रांची में कर्क रेखा एक बार पड़ेगा। अब बताइए, कर्क रेखा पर सूर्य एक बार पड़ेगा, लेकिन यहाँ से नीचे की तरफ आते आते ये तो जाने टाइम में भी इधर क्या होगा, इन शहरों में क्या होगा कि जाने टाइम में भी पड़ेगा और आने टाइम में पड़ेगा। और कर्क रेखा से जो ऊपर शहर है उस पर सूर्य की किरण लंबवत नहीं पड़ेगी, है ना, तिरछी पड़ेगी, लंबवत नहीं पड़ेगी। तो ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। तो इसके लिए आपका मानचित्र का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, मैप का क्लास करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये जानना कि कौन से शहर कहाँ है, आप अगर ये बात जानते रहेंगे तभी आप इसका आंसर दे पाएंगे, है ना। तो ये कर्क रेखा है और ये मकर रेखा है। सूर्य जो है वो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में ही रहती है। इनके बीच में पड़ने वाले शहर पर ही सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती है, बाकी ऊपर नीचे तिरछे पड़ती है ना। हाँ तो फ्रेंड्स, अब हम कर्क रेखा के बारे में बात कर देते हैं। यहाँ मैंने आपको कर्क रेखा भारत छोटा सा बना करके देखता है। हम एक मैप ले लेते हैं, ये देखिए
ये देखिए, अब हम भारत को ले आते हैं। इसके संदर्भ में कर्क रेखा बता दिया मैंने कि कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से जाती है। मैंने यहाँ बना करके दिखाया रफली, है ना। तो यहाँ देखिए, ये है कर्क रेखा, और ये कर्क रेखा भारत के बीचों बीच होते हुए जा रही है ना। तो सूर्य की रोशनी जो है वही, सूर्य की किरण जो है यहाँ से कर्क रेखा से नीचे और ऊपर जाती है। इससे क्या होगा कि इन शहरों में सूर्य की किरण की लंबवत किरणें 2 बार पड़ेगी, और कर्क रेखा तक, यहाँ कर्क रेखा पर के पास जो भी शहर है वहाँ पे सिर्फ 1 बार पड़ेगी, सिर्फ जाने टाइम में, है ना, आने टाइम में नहीं। अब देखिए, ये कर्क रेखा भारत को के 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। सबसे पहला गुजरात, ये गुजरात है, यहाँ भरा नहीं हुआ है, आप को पता होगा कि ये गुजरात यहाँ लिखा नहीं हुआ है। मैं आपको बता दूँ, एक कैसे मैं आप दिखाती हूँ जहाँ लिखा होगा, अगर क्योंकि कुछ ऐसे बच्चे होंगे जिन्हें पता ही नहीं है कि ये कौन सा राज्य है कौन सा नहीं, ठीक है। बाकी आप मेरा क्लास करते रहेंगे तो निश्चित ही आप जान जाएंगे। ये देखिए, यहाँ देखिए, ये गुजरात है, यहाँ लिखा हुआ है गुजरात, है ना। कर्क रेखा यहाँ से होती जा रही है, यहाँ आप देख रहे हैं, ये बीचों बीच यहाँ ऐसे करके काटते हुए, ये पेंसिल यूज़ कर लेती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले नंबर पे जो है वो गुजरात है, दूसरे पे जो है थोड़ा सा छूट गया राजस्थान, मैंने थोड़ा सा नीचे लिखा दिया, डाल दी हूँ, राजस्थान से भी होते हुए जाती है, क्योंकि यहाँ देखिए इसमें एकदम स्पष्ट है कि ये देखिए गुजरात राजस्थान, मैंने थोड़ा लाइन नीचे खींच दिया था, गुजरात राजस्थान, है ना। राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद झारखंड, झारखंड के बाद पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल के बाद त्रिपुरा, और त्रिपुरा के बाद मिज़ोरम। देखिए फ्रेंड्स, 1 2 3 4 5 6 7 8, भारत के 8 ऐसे राज्य हैं जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है। तो आप इसको याद करने का एक तरीका है, अगर तरीका से आप याद करते हैं तो निश्चित ही आपको याद रहेगा कि आप एक लाइन से जाएंगे, गुजरात, फर्स्ट गुजरात, सेकंड राजस्थान, थर्ड मध्य प्रदेश, फोर्थ छत्तीसगढ़, फिफ्थ झारखंड, सिक्स्थ पश्चिम बंगाल, सेवन्थ त्रिपुरा, और 8 मिज़ोरम। आप लोग फ्रेंड्स एक बार अपना आंख बंद करें और भारत के इस मैप को अपने ध्यान में लाइए, और फिर सोचिए कि कहाँ कहाँ जा रही है। ये तभी हो सकता है जब आप इस मैप को देखेंगे, इसको बार बार पढ़ेंगे कि भाई किस राज्य की अवस्थिति कहाँ है, और बीचों बीच जा रही है, कहाँ कहाँ से पढ़ते हुए जा रही है। अगर आप एक लाइन से याद करेंगे तो आप निश्चित ही याद हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि अब अगर इस तरह से पढ़ते हैं, देखिए कहाँ कहाँ पड़ती है कर्क रेखा, तो झारखंड, पश्चिम बंगाल, मिजोरम, त्रिपुरा, मध्य प्रदेश, ऐसे में क्या होगा फ्रेंड्स कि आप मिस कर जाएंगे, छूट जाएगा आपका। लेकिन अब एक लाइन से यदि बोलते हैं कि भाई फर्स्ट नंबर गुजरात, फिर राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, है ना, फिर झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिज़ोरम, तो एक लाइन से अगर आप जाएंगे तो ये आसान हो जाएगा याद करने में कि कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, और वो उन 8 राज्यों के नाम इस प्रकार हैं। तो आज के इस क्लास को हम यहीं एंड करते हैं, आज की क्लास को हम यहाँ एंड करते हैं। और आप लोग मेरे इस वीडियो को देखने के बाद आप एक बार अपने पास, अगर आपके पास कोई मैप होगा उसको देखेंगे, और वहाँ पे बना होगा, लाइन बनी होगी कर्क रेखा, देखेंगे कि बीचों बीच जा रही है और किन राज्यों से होकर के गुजरती है। आप 2 बार से 3 बार पढ़ेंगे, आप यकीन मानिए, आप बस देख के पढ़िएगा, मतलब ऐसा नहीं कि रट रहे हैं, मैप को देख करके 1 2 करके पढ़िएगा, तो हमेशा के लिए आपके दिमाग में बैठ जाएगा वो चीज़। और इसके लिए मानचित्र का होना, मैप को देख करके पढ़ना है। बाकी आगे का हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे फ्रेंड्स। तो आज आप लोग इसको कंप्लीट करके आइएगा। थैंक यू।